हम लोग बात कर रहे थे आपका टेनेंट इस शब्द पर बात चल रही थी कि टेनेंट ये शब्द किस लिए प्रयोग होता है, किस आदमी के लिए प्रयोग होता है। तो हम ये बता रहे थे कि टेनेंट ये एक विस्तृत शब्द है और ये जिस स्थिति के लिए प्रयोग होता है वो स्थिति ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थावर संपत्ति इसे उपभोग करने का हक यह हासिल कर लेता है और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की स्थावर संपत्ति के उपभोग का ये जो हक हासिल करता है ये एक निश्चित प्रतिफल इसके बदले हासिल करता है। तो इस व्यक्ति को अभिधारी इस शब्द से संबोधित करते हैं। ये निश्चित प्रतिफल आपका मुद्रा के रूप में, रुपयों के रूप में हो सकता है, ये निश्चित प्रतिफल सेवाओं के रूप में हो सकता है, ये निश्चित प्रतिफल अन्य किसी मूल्यवान वस्तु इसके रूप में हो सकता है और ये प्रतिफल पीरियडिकली यानी एक निश्चित समय के बाद ये देय होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की स्थावर संपत्ति के उपभोग का हक ये हासिल कर लेता है इसे सामान्य तौर पर टेनेंट कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम देखेंगे तो इसे पट्टेदार इस शब्द से प्रयोग, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग इसके लिए होता है। जो भूमि विधियां हैं वहां जो भूमिधर है उसे टेनेंट शब्द से संबोधित किया जाता है। जो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट है, किराए से संबंधित विनियमन है, उनमें टेनेंट शब्द का प्रयोग होता है। यहां जो विबंध के संदर्भों में धारा 122 में टेनेंट शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भवन स्वामी और किराएदार इसके संदर्भ में हुआ है, ठीक है। तो विबंध हम लोगों ने देखा था धारा 121 इसमें था और धारा 121 ये कह रही थी कि जबकि एक व्यक्ति ने कोई कार्य घोषणा या लोक किया है और इस कार्य घोषणा या लोक पर दूसरे व्यक्ति को या तो साक्ष्य विश्वास कराया है या साक्ष्य विश्वास करने दिया है, ठीक है, और उस दूसरे व्यक्ति ने इसके कार्य घोषणा या लोक जिस पर इसने विश्वास कराया है करने दिया है, इसके आधार पर कोई काम करने को प्रेरित किया है और उसने काम किया भी है। अब ये अपनी कार्य घोषणा या लोक इसकी सत्यता का डिनायल प्रत्याख्यान ये करना चाहता है तो कानून ये कहता है कि इसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। इसी सिद्धांत को विशिष्ट दशाओं में प्रयोग किया गया है या यूं कहें कि वो सिद्धांत जो धारा 121 में दिया गया है उसके विशिष्ट उदाहरण ये 122 और 123 इसमें दिए गए हैं। 122 ये कहता है कि अगर आपने अभिधारी यानी टेनेंट के तौर पर किसी भवन स्वामी से उसका भवन यह प्राप्त किया है तो कम से कम आपको भवन के संबंध में उसके स्वामित्व पर कोई सवाल यह नहीं उठाने दिया जाएगा, क्योंकि जब आप अभिधारी का संबंध उससे स्थापित कर रहे थे तब तो आप उसे भवन स्वामी मान रहे थे। अब उसके भवन स्वामी होने की जो स्थिति है, उसका जो स्टेटस है, उसको आप डिनाई करना चाहो तो ऐसा आपको नहीं करने दिया जाएगा। यही वो कह रहा है। कहता है संपत्ति के किसी भी अभिधारी को, ठीक, अभिधारी यानी टेनेंट, कहता संपत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसी अभिधृति के चालू रहने या उसके पश्चात किसी भी समय
इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भूस्वामी का ऐसी स्थावर संपत्ति पर उस अभिधृति के आरंभ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को जो किसी स्थावर संपत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय जब ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई ऐसे कब्जे का हक था। तो टेनेंट, आप जब टेनेंट के तौर पर आए थे संपत्ति में, तब तो आपने भवन स्वामी को भवन स्वामी स्वीकार किया, और अब आप कहते हैं कि वो अभिधृति जब आरंभ हुई थी तब उस भवन स्वामी को भवन स्वामी के नाते उस संपत्ति में कोई हक नहीं था। तो ये बात आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी और कानूनन आपको ये बात नहीं कहने दी जाएगी। भले ही वो वाकई भवन स्वामी नहीं है, लेकिन आपको तो कम से कम ये नहीं कहने दिया जाएगा। हम लोग आपसी बातचीत में कहते हैं कि कम से कम तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। तो ये बात वही है कि आप तो एज अ टेनेंट आए थे, तो आप भवन स्वामी के हक को डिनाई कैसे कर सकते हैं? और कोई करे तो करे, ठीक है, लेकिन ये विशिष्ट प्रकार का संबंध है, ये विशिष्ट प्रकार की कार्य घोषणा या लोप है जो आपके द्वारा उस अभिधृति के प्रारंभ पर किया गया था। आपने भवन स्वामी को भवन स्वामी स्वीकार किया। तो हाउ यू कैन डिनाई? आप तो कम से कम इसका डिनायल यानी प्रत्याख्यान ये नहीं कर सकते, बाकी कोई करे। और जहां तक अनुज्ञप्तिधारी, एक शब्द प्रयोग हुआ, अनुज्ञप्तिधारी कौन है? लाइसेंसी। और लाइसेंस कहां दिया जाएगा? इंडियन ईजमेंट एक्ट। वहां लाइसेंस भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, उसमें धारा 52 है, वो लाइसेंस को डिफाइन करती है। और लाइसेंस भी अचल संपत्ति पर मिलता है, स्थावर संपत्ति पर मिलता है। टेनेंसी भी स्थावर संपत्ति के संबंध में क्रिएट होती है, और लाइसेंस भी स्थावर संपत्ति के संबंध में प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। लाइसेंस सिर्फ परमिशन है, सिर्फ और सिर्फ अनुज्ञा है। वो उस व्यक्ति को जिसे ये परमिशन दी जाती है संपत्ति में स्वयं कोई हित ये प्रदान नहीं करती। कहने का तात्पर्य है कि लाइसेंसी उस संपत्ति पर, जो संपत्ति उसे लाइसेंस के नाते प्राप्त हुई है, उस काम को करने के अलावा जिस काम के संबंध में उसे लाइसेंस दिया गया, उस संपत्ति पर अन्य कोई काम नहीं कर सकता। और उस काम को करने की अनुमति उसे जिस संपत्ति पर मिली है, उस संपत्ति के संबंध में अगर कोई अपकृत्य करता है, यानी कोई ट्रोट ये कमिट करता है ऐसा जिससे उस संपत्ति को नुकसान हो, या ये व्यक्ति जिसे लाइसेंस दिया गया है उस संपत्ति के संबंध में अधिकारों का उपभोग करने से रुक जाए, तो इसे लाइसेंसर की सहायता लेनी पड़ेगी। अनुज्ञप्ति दाता वो तो न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है, लेकिन ये स्वयं अपने हक से न्यायालय के समक्ष, ठीक है, अनुतोष के लिए नहीं आ सकता। जबकि अगर अभिधृति यानी टेनेंसी क्रिएट हुई है तो यह स्थिति नहीं होती है, क्यों? उसमें संपत्ति में आपको हक मिलता है, आप किराएदार हैं, आपको निकाला जा रहा है। इवन भवन स्वामी
ये आपको निरंकुश ढंग से भवन से बाहर करना चाहे तो स्वयं भवन स्वामी आपको निरंकुश ढंग से संपत्ति से बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि टेनेंसी संपत्ति में आपको हित दे देती है, जबकि लाइसेंस ये आपको संपत्ति में हित नहीं देता। ठीक है, टेनेंसी क्रिएट करने के लिए भवन उस स्थावर संपत्ति का जिसके संबंध में आप टेनेंसी क्रिएट कर रहे हो, आपका स्वामी होना उस संपत्ति का आवश्यक है, अदरवाइज आप टेनेंसी क्रिएट नहीं कर पाओगे। जबकि लाइसेंस जब आप किसी संपत्ति पर देना चाहोगे तो वो भी डेफिनेटली आप अचल संपत्ति पर ही दोगे, लेकिन उस अचल संपत्ति का मात्र कब्जेदार होना यह आपके लिए पर्याप्त होगा। आपका जरूरी नहीं है कि आप उस संपत्ति के स्वामी ये हो। हां, लाइसेंस आप देना चाहते हो तो भी मिनिमम कब्जेदार होना जरूरी है, क्योंकि लाइसेंस कहा ही उस अनुज्ञा को जाएगा। अनुज्ञा यानी परमिशन, जो परमिशन उस संपत्ति पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति किसी को दे देता है, और जिस परमिशन के प्रभाव से वह व्यक्ति जिसे यह परमिशन दी गई और जिसे लाइसेंसी कहा जाता है, वो उस संपत्ति पर जिसके संबंध में परमिशन दी गई उस पर कोई ऐसा काम जिसे अगर यह परमिशन न दी गई होती तो उस संपत्ति पर करना अवैध होता, करने के लिए यह अधिकृत हो जाता है। जैसे हमने आपको 20 बार उदाहरण दिया कि आपके घर में पुताई करने वाला आपके घर में पुताई करता है, लेकिन वो घर में घुसने का अर्थात अतिचारी अर्थात ट्रेसपासर ये नहीं कहलाता। क्यों? उसमें आपकी परमिशन शामिल है। और अगर आपके मकान का प्रबंध आपका कोई मैनेजर कर रहा हो तो मैनेजर की परमिशन से भी अगर वो घुसेगा तो मैनेजर मालिक नहीं है लेकिन कब्जाधारी है, और तो भी ये अनुज्ञा पुताई करने वाले के पुताई के काम को आपके मकान में किया जाना वैध बना देगी, अन्यथा ये पुताई अवैध होगी। ठीक है ना? तो लाइसेंस की डेफिनेशन अगर करें तो लाइसेंस एक ऐसी परमिशन है जो स्थावर संपत्ति के कब्जाधारी द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाती है, और इस परमिशन का प्रभाव यह होता है कि इस परमिशन के प्रभाव से वो व्यक्ति जो इस परमिशन को हासिल करता है उस स्थावर संपत्ति पर जिसके संबंध में यह परमिशन होती है, कोई ऐसा काम करना, ठीक है, कोई ऐसा काम किया जाना इस संपत्ति पर, उसको करने के लिए वो अधिकृत हो जाता है, जिसको करना अनधिकृत होता अगर ये परमिशन उसे न मिली होती। तो सीधी बात, आप अनुज्ञप्ति धारी हो, यानी आप लाइसेंसी हो। तो ये लाइसेंस जब शुरू हो रहा था तब तो आप उसे कब्जाधारी मान रहे थे, क्योंकि उसी से तो परमिशन लिया आपने और आप घुसे। तो अब आपको कभी ये नहीं कहने दिया जाएगा कि ये लाइसेंस जब प्रारंभ हो रहा था तो वो कब्जाधारी नहीं था। आप अगर ये कहना चाहोगे तो आपको किसी भी बाद में किसी भी कार्रवाई में कहीं भी आपको ये नहीं कहने दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई और आता है और वो उस संपत्ति पर स्वामित्व क्लेम कर रहा है और वो कहता है कि ये कल ही हमारी संपत्ति पर कब्जा किए, और आप उस मकान में उसकी परमिशन से लाइसेंसी के तौर पर पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, और आप उस व्यक्ति से दुर्विसंधि कल्यूजन ये कर रहे थे,
और आप उसके पक्ष में साक्षी के तौर पर यह कहने के लिए प्रस्तुत होते हैं कि ये कल ही कब्जा करके मकान में घुसे, तो आपको ये कहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप तो उसी की परमिशन से आए थे लाइसेंसी के तौर पर, और 5 साल पीछे आए थे। तो आपको कभी भी उसके कब्जे के हक को डिनाई करने की अनुमति ये नहीं मिलेगी। ये विशिष्ट प्रकार का विबंध है। कहा 122 में। 123 में विबंध का एक और विशिष्ट प्रकार, स्पेसिफिक प्रकार कहता है विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता। विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंधन, ठीक है ना। कहता किसी विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता को इसका प्रत्याख्यान करने की अनुज्ञा न दी जाएगी कि लेखीवाल को ऐसा विनिमय पत्र लिखने या उसे प्रष्ठांकित करने का प्राधिकार था, और न किसी उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी को इसका प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा कि उपनिधाता या अनुज्ञापक को उस समय जब ऐसा उपनिधान या अनुज्ञप्ति प्रारंभ हुई थी, ठीक है, ऊपर काहे का था, अच्छा ऊपर भी अनुज्ञप्तिधारी का था, ठीक है, या अनुज्ञापक को उस समय जब ऐसा उपनिधान या अनुज्ञप्ति प्रारंभ हुई थी, ऐसे उपनिधान या करने या अनुज्ञप्ति अनुदान करने का प्राधिकार था। सीधी बात कही उन्होंने। पहली चीज ये समझ लीजिए, प्रतिग्रहीता कौन होता है और लेखीवाल ये कौन होता है, उपनिधाता कौन होता है, उपनिहिती कौन होता है, ठीक है, और अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञापक ये तो अभी हमने आपको बताई, ठीक है, ये तो हमने बताया। जिसका कब्जा है वो भी अनुज्ञप्ति दे सकता है, ठीक है, जिसका कब्जा है वो भी अनुज्ञप्ति दे सकता है। लेकिन जैसे हमारे घर पे कब्जा विदिता मेरा है, ठीक है, लेकिन हमारे पुत्र हमारी पुत्री, ठीक है, वो मौजूद है, तो परमिशन देने का हक उन्हें भी है। उन्होंने अगर परमिशन दी है तो जो लाइसेंसी आ रहा है वो अनुज्ञापक के संबंध में यह नहीं कह सकता कि इन्हें अनुज्ञप्ति देने का कोई हक नहीं था, क्योंकि लाइसेंसी एक विशेष पर्पज से लाइसेंस हासिल किया है, ठीक है। पुताई करने वाला पुताई करने के लिए घुसा, ठीक है, उसे लाइसेंस काहे के लिए मिला, पुताई के लिए। किसने दिया, कब्जा धारक ने नहीं दिया, यानी मामला 122 का नहीं है। किसने दिया, कब्जा धारक के पुत्र ने। अब पुताई करने वाला कहता हम तो निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कौन होते हैं हमें निकालने वाले। बीच में पुताई वाले ने गड़बड़ किया, लाइसेंस रिवोक हो गया, ठीक है, और लाइसेंस रिवोक करके, ठीक है, लाइसेंस जो कब्जा धारक था उसका पुत्र कह रहा है कि तुम बाहर जाओ, और लाइसेंसी कह रहा है कि काहे बाहर जाए, क्योंकि तुम तो अनुज्ञापक हो ही नहीं सकते। भाई तुम अनुज्ञापक थोड़ी हो सकते हो, कब्जाधारी अनुज्ञापक हो सकता है। तो इस लाइसेंसी को यह नहीं कहने दिया जाएगा कि अनुज्ञापक को अनुज्ञापक होने का कोई हक नहीं था, इसे कम से कम यह नहीं कहने दिया जाएगा। तो जहां तक लाइसेंसी और लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंसर का संबंध है, ठीक है ना, वो मामला 123 में है। और जहां तक लाइसेंसी और पोजीशन होल्डर का संबंध है वो मामला 122 में है। और आपसे यही गलती होती है जो प्री में पूछा जाता है, क्योंकि दोनों मिलते जुलते सेक्शन है। लाइसेंसी और पोजीशन होल्डर, अनुज्ञप्तिधारी और कब्जाधारी, ठीक है, इसका विबंध कहां है, 122। और लाइसेंसी और लाइसेंसर का विबंध कहां है, 123, ठीक है। लाइसेंसी दोनों जगह कॉमन है, लेकिन ऊपर पोजीशन होल्डर है और नीचे लाइसेंसर है। तो एक चीज तो आपको क्लियर है 123 में
कि लाइसेंस क्या है, लाइसेंसी कौन, लाइसेंसर कौन। लेकिन प्रतिग्रहीता यानी एक्सेप्टर, लेखीवाल, ठीक है, यानी आपका इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ठीक है, ड्रॉर, ठीक है, ये और उपनिहिति यानी बेली और बेलर, ये कौन लोग होते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो हमने लोगों ने कौन सा अधिनियम पढ़ा था, परक्राम में लिखित अधिनियम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वहां ये शब्द आए थे, प्रतिग्रहीता और लेखीवाल। वो सारी बातें दोहराने की जरूरत नहीं, एक मोटी मोटी बात आपको बता देते हैं कि एक परक्राम में लिखित अधिनियम है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये एक चीज है किसमें, परक्राम में लिखित अधिनियम में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। मोस्ट कॉमन जो बिल ऑफ एक्सचेंज का उदाहरण है, ठीक है, वो कौन है, चेक। चेक के अलावा भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन बिल ऑफ एक्सचेंज का उदाहरण है। चेक आप किस पर लिखते हो, आप लिखते हो चेक। आप कौन हुए, ड्रॉर, ठीक है, आप लेखीवाल हुए। लेकिन लेखीवाल चेक लिखने का हक कब प्राप्त करता है, चेकबुक किसने जारी की, बैंक ने। चेकबुक किसकी है, बैंक की, और बैंक ने आपको जारी की है। इसका मतलब बैंक ने घोषणा की है, ठीक है, घोषणा मुंह से हो सकती है, आचरण से, ठीक है, कंडक्ट इससे हो सकती है। बैंक ने घोषणा की है कि हम जिसे चेक जारी कर रहे हैं उसका इतना अमाउंट मेरे पास है, इसका खाता है मेरे पास, और ये अगर चेक जारी करेगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, यदि इसके खाते में पर्याप्त राशि होगी। ये घोषणा है बैंक की। आप चेक किस पर लिखते हो, चेक जिसके पक्ष में लिखते हो उस पर नहीं लिखते चेक। चेक आप बैंक पर लिखते हो, बैंक को आप लिखते हो कि अमुक रुपए की धनराशि इस व्यक्ति को जिसका नाम आपने चेक पर डाला है इसे दे दी जाए। तो चेक आपने किस पर लिखा, बैंक पर, और बैंक उसे एक्सेप्ट करेगा यदि बैंक के पास आपकी पर्याप्त धनराशि होगी। तो बहुत विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं, एक मोटी मोटी बात आपको बता रहे हैं कि बैंक कौन हुआ, एक्सेप्टर। लेकिन हमने कहा ना बिल ऑफ एक्सचेंज चेक के अलावा भी हैं, तो बैंक के अलावा भी एक्सेप्टर हो सकते हैं। तो एक्सेप्टर चाहे बैंक हो या एक्सेप्टर कोई हो, प्रतिग्रहीता इस निबंध से बाध्य है कि प्रतिग्रहीता ये कभी नहीं कह सकता कि लेखीवाल को चेक लिखने का हक नहीं था। जिसके पक्ष में उसने लिखा है, यानी जो पाने वाला है अमाउंट को, उसे अमाउंट पाने का हक है, ये बात नहीं है। वो जो लेखीवाल ने लिखा है, क्योंकि वो तो तब मिलेगा जब लेखीवाल के अकाउंट पे पैसे होंगे। लेकिन एक्सेप्टर ये नहीं कह सकता कि इन्हें चेक लिखने का हक या विनिमय पत्र लिखने का हक नहीं था, भले ही आपने गलती से चेक जारी किया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि तब हमने तो, ठीक है, हम आपने हमें गलती से चेक जारी कर दिया, चेकबुक हमने थर्ड पार्टी इन्हें, ठीक है, चेक जारी कर दिया, अब इन्हें नुकसान हो गया क्योंकि हम एक फर्जी आदमी थे।
ये बैंक से अगर कंपनसेशन क्लेम करें तो बैंक को इन्हें देना पड़ेगा। बैंक हमसे ले ले, मेरे खिलाफ प्रॉपर्टी दिखाए, वो एक अलग बात है। लेकिन बैंक इनके द्वारा दावा किए जाने की दशा में यह नहीं कह पाएगा कि लेखीवाल को चेक लिखने का कोई हक नहीं था। आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो कहता है विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता को इसका प्रत्याख्यान यानी डिनाइल करने की अनुज्ञा न दी जाएगी कि लेखीवाल को ऐसा विनिमय पत्र लिखने या उसे पृष्ठांकित करने का प्राधिकार था, इसका डिनाइल करने का हक नहीं मिलेगा। यानी वो ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं लिख सकते थे, इसका डिनाइल करने का हक नहीं मिलेगा उन्हें कि लेखीवाल को विनिमय पत्र लिखने का प्राधिकार था, इसका डिनाइल नहीं करने दिया जाएगा। इस लाइन का अगर साधारण भाषा में अर्थ निकालें तो अर्थ क्या निकलेगा? यही निकलेगा कि उन्हें यह नहीं कहने दिया जाएगा कि जो लेखीवाल है उसे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने का कोई हक नहीं था। यह बिल्कुल कहने से रोक दिया जाएगा, उन्हें यह नहीं कहने दिया जाएगा। जहां तक उपनिधाता और उपनीति का संबंध है, ये शब्द हम लोगों ने कहां पढ़े थे? 148 भारतीय संविदा अधिनियम। उपनिधान, बेलमेंट, ये एक विशेष प्रकार की संविदा है, ये स्पेशल कॉन्टेक्ट है। हमने कहा था कि क्या है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम है 1 to 75 या 76 कहां तक है? 75 है, 75 है। वहां क्या दिया है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टेक्ट, संविदा के सामान्य सिद्धांत ये दिए हैं। और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी, प्रत्याभूति की संविदा, ठीक है, बेलमेंट, एजेंसी, ये कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट वहां दिए गए। उनके अलावा भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट है, जैसे ट्रस्ट, वो भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, वो भी संविदा से ही निकलता है। लेकिन यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? बेलमेंट की। और बेलमेंट कहां दिया? 148 भारतीय संविदा अधिनियम। और भारतीय संविदा अधिनियम धारा 148 कहती क्या है? कि जब आप अपनी कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति को, हम बहुत सरल शब्दों में उपनिधान की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल यहीं पर बात पकड़ेंगे नहीं मेरी कि साहब ये आपने छोड़ दिया और वो आपने जोड़ दिया, क्योंकि इस समय भारतीय संविदा अधिनियम नहीं बता रहे हैं। जो हम बिल्कुल उसकी बारीकियों पर चर्चा करें, इस संबंध में मोटा मोटा हम एक आइडिया बेलमेंट का ये आपको दे रहे हैं। और आप में से अधिकांश बेलमेंट पढ़ चुके हैं, तो ये मान लें कि एक रिव्यू बेलमेंट का ये हम दे रहे हैं। गिरवी, ये भी बेलमेंट का ही एक्सटेंशन है। जब माल का उपनिधान होता है तो माल के उपनिधान को गिरवी कहा जाता है। और माल शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका विक्रय ये होना है, उसे माल कहते हैं। माल व्यापारिक शब्द है, कहते हैं व्यापारिक माल। शक्कर, चीनी, गन्ना, इन सब के लिए माल शब्द का प्रयोग व्यापारी करते हैं। माल परिभाषित का माल विक्रय अधिनियम। तो हम मोटी मोटी बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो 148 उपनिधान क्या कहता है? कोई भी चीज जब आप किसी विशेष उद्देश्य से किसी व्यक्ति को देते हैं और उससे ये वचन लेते हैं कि वो उद्देश्य जिसके लिए आपने वो वस्तु उसे दी है,
उस उद्देश्य की आपूर्ति होने के उपरांत वो चीज आपको वापस कर देगा, तो ये सारा संव्यवहार उपनिधान कहलाता है। ये उपनिधान निःशुल्क हो सकता है और ये उपनिधान सशुल्क हो सकता है। इसकी विशेषता यही होती है कि एक निश्चित पर्पज, निश्चित उद्देश्य इसके लिए किया जाता है और वो निश्चित उद्देश्य पूरा होते ही उस चीज को वापस कर देना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है जिस व्यक्ति को ये वस्तु निश्चित उद्देश्य से दी गई है। जो देता है उसे उपनिधाता कहते हैं या बेलर कहते हैं, जिसको दी जाती है उसे बेली कहते हैं या उपनिहिति ये कहते हैं। और इसका उपयोग ये दैनंदिन जीवन में आप रोज देखते हैं। आपने हमसे मोटरसाइकिल मांगी, हमने आपको दी, क्या हुआ है कानून की नजर में? उपनिधान, बेलमेंट हुआ है, निःशुल्क है लेकिन बेलमेंट है। जैसे ही आपने मोटरसाइकिल जिस उद्देश्य के लिए मांगी वो पूरा हुआ है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे वापस करें। ठीक है, ये प्रतीक्षा नहीं करेंगे आप कि आप ये कहें तुमने तो मांगी ही नहीं है। नो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे पर्पस पूरा होते ही वापस कर दें। ठीक है, तो ये सारा संव्यवहार रोज हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में, डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं। और ये उपनिधान की संविदा है। संविदा, उसके बारे में आप जानते हैं कि संविदा अभिव्यक्त हो सकती है, संविदा विविक्षित हो सकती है। अभिव्यक्ति यानी हम कहकर कि हम ये चीज इतने रुपए में या आपको दे रहे हैं, एक्सप्रेसली कांटेक्ट किया जाए ये हो सकता है, और एक्सप्रेसली कांटेक्ट न किया जाए यानी बिना बोले हम कोई चीज आपकी ओर बढ़ाए, आपने वो चीज ले ली, लेकिन आपको मालूम है कि हम दुकानदार हैं, फ्री में बांट नहीं रहे, और आपने वो चीज स्वीकार की। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी कीमत देने को तैयार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि साहब आप तो दे रहे थे, हमने ले ली, हम क्यों कीमत दें? क्योंकि हम अनुग्रहित तौर पर नहीं दे रहे, ये आपको मालूम है। हम दुकानदार हैं, हम क्यों देंगे आपको? ऐसे कौन से आप हमारे रिश्तेदार लग रहे हैं कि हम आपको कोई चीज देंगे? यहां संविदा विविक्षित है, तो संविदाएं अभिव्यक्त हो सकती हैं, संविदाएं विविक्षित हो सकती हैं। तो उपनिधान ये दैनिक जीवन में रोज होता है। हम लोग प्रतिक्षण या प्रतिदिन अनेकों बार उपनिधान करते हैं, और एक बार भी उपनिधान का अगर वायलेशन हो जाए, यदि उपनिहिति उपनिधान को उन शर्तों के मुताबिक पूरा न करे जिनके मुताबिक उसे पूरा करना चाहिए, तो फिर उपनिहिति यानी जिसे चीज दी गई है उसके दायित्व का निर्धारण 148 से लेकर के और आपका कहां तक, मेरा ख्याल है 171, क्योंकि 172 से गिरवी शुरू हुई, 171 तक उपनिहिति के दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। तो वो तो बात हुई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां पर जो हमारा कहना है वो हमारा कहना यह है कि आपका 123 ये कह रहा है कि किसी भी उपनिहिति को यह नहीं कहने दिया जाएगा कि जो उपनिधाता है उसे उपनिधान करने का हक नहीं था। ठीक है ना? और कहने का, इस बात को लिखने का जो तरीका है
123 में जो तरीका इस्तेमाल हुआ वो ये कि किसी भी उपनिधाता को इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा, कि सॉरी, किसी भी उपनिहिति को इस बात का प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि उपनिधाता को उपनिधान करने का प्राधिकार था, इसका प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जाएगा। तो बात तो वही आ गई, आपको यह नहीं कहने दिया जाएगा, आपको इस बात का प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जाएगा कि यह घर मेरा है, तो बात तो वही आ गई, ठीक है ना। कहने का ढंग 123 में डिफरेंट है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो लाइसेंसर लाइसेंसी, बेलर बेली और एक्सेप्टर और ड्रायर, इनका जो विबंध है वो कहां है? 123 में। पोजीशन होल्डर लाइसेंसी, टेनेंट और लैंडलॉर्ड, इनका विबंध कहां? 122। और विबंध की परिभाषा, डेफिनेशन, जनरल सेंस में विबंध कहां? वो 115, वो सॉरी 115, पुराने का बोल गए, 121 नए का। तो ये आपका स्टॉपेल है, विबंध है। अब इसके बाद जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो कहता है साक्ष्यों के विषय में, क्योंकि सवाल वही है कि न्यायालय घटना के समय क्या हुआ था ये जानने के लिए साक्ष्यों पर निर्भर है। साक्ष्यों के अलावा न्यायालय को कोई जानकारी ये हो ही नहीं सकती कि घटना में एक्चुअली हुआ क्या था, यानी विवादित तथ्य अस्तित्व में थे या नहीं थे। इस संबंध में न्यायालय की जो दृष्टि है वो सिर्फ साक्ष्यों पर निर्भर करती है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या सभी व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं, क्योंकि विषय इंपॉर्टेंट हो जाता है। साक्षी ही बताएंगे न्यायालय को कि एक्चुअली क्या हुआ था। और अधिकतर मामलों में साक्षी ही बताते हैं, क्योंकि अधिकतर मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य, जो साक्ष्य का दूसरा प्रकार है, वो उपलब्ध नहीं होता। भाई साक्ष्य ये तो दो ही प्रकार का है, या तो मौखिक है या दस्तावेजी है। और दस्तावेजी है, ठीक है, तब भी ये साबित करना पड़ेगा धारा 67 के मुताबिक कि दस्तावेज, धारा 67 हमने पुराने एविडेंस एक्ट का बोल दिया है कि दस्तावेज जिस व्यक्ति के हस्तलेख में कहा जाता है उसके हस्तलेख में है या नहीं है, तब भी तो साबित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यह प्रश्न महत्व का हो जाता है कि साक्षी के तौर पर न्यायालय के समक्ष आ कौन सकता है, कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता है। और इस विषय पर रोज हर प्री में आपका सवाल बनता है। पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 118 है और नए में 124 है कि साक्ष्य कौन दे सकेगा। तो साक्ष्य कौन दे सकेगा, इसका एक सामान्य उत्तर है, जो साक्ष्य देने में सक्षम है वो साक्ष्य दे सकेगा। भाई जो साक्ष्य देने में सक्षम है, अब साक्ष्य देने में सक्षम कौन, यह निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि कोई कहेगा साक्ष्य देने में अमुक व्यक्ति सक्षम है और एक अमुक कहेगा अक्षम है। तो इसका निर्धारण स्वयं विधायिका ने कर दिया कि साक्ष्य देने के लिए कौन अक्षम है, तो जो अक्षम है उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी सब सक्षम हो गए, ठीक है। क्योंकि कानून में जो मना है सिर्फ उतना नहीं किया जाएगा,
बाकी सब कुछ ये किया ही जाएगा। तो साक्ष्य देने के लिए कौन सक्षम है? अगर यह बात बता दी गई, ठीक है, तो इसे बताना संभव नहीं हो पाएगा कि साक्ष्य देने के लिए कौन संभव है, बहुत का साक्ष्य देने के लिए कौन सक्षम है। अगर यह बताना शुरू करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा कानून। बताना पड़ेगा पढ़ा लिखा साक्ष्य देने में सक्षम है तो अनपढ़ भी साक्ष्य देने में सक्षम है, गांव वाला भी साक्ष्य देने में सक्षम है, शहर वाला भी साक्ष्य देने में सक्षम है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आदमियों की बहुत श्रेणियां हैं, मनुष्यों की बहुत श्रेणियां हैं। तो अगर हम ये बताना चाहें कि साक्ष्य देने के लिए कौन सक्षम है, तो कानून लेंथी हो जाएगा। भले ही हम बताने में सक्षम भी हो जाए कि साक्ष्य देने के लिए सक्षम कौन, तो भी सेक्शन अपने में बड़ा विस्तृत और लेंथी हो जाएगा। तो उलट तरीका कानून में हमेशा अपनाया जाता है, काहे का? ड्राफ्टिंग का, प्रारूपण का। और उलट तरीका क्या है? हम यह बता देंगे कि साक्ष्य देने के लिए अक्षम कौन है, बात खत्म हो गई। अगर हमने एक बात बता दी कि यह अक्षम है, तो हमने यह भी तो बता दिया कि बाकी सब सक्षम है। और आपसे जो बेसिक गलती होती है कानून की दुनिया में, वो यही है, आप अपना दिमाग चलाते हैं। आपको बिल्कुल अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो लिखा है बस सिर्फ उतना, क्योंकि जिन्होंने लिखा है उन्होंने सब सोच कर लिखा है। इसलिए आपसे अपेक्षा यह है कि आप कुछ भी ना सोचिए। फुल्लर, हम लोगों ने सुबह जूरिस्प्रूडेंस में पढ़े थे, फुल्लर कहता है न्यायाधीश केवल कानून बनने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान दे। अगर कानून उस प्रक्रिया से बना है जिस प्रक्रिया से उसे बनना चाहिए, तो उसमें प्राकृतिक विधि के तत्व ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यह हो ही नहीं सकता कि कानून उस प्रक्रिया से बने जिस प्रक्रिया से उसे बनना चाहिए और वो सुविधि ये न हो, अर्थात उसमें प्राकृतिक विधि के तत्व न हो, यह संभव नहीं है। तो फुल्लर इसीलिए कहता है कि न्यायाधीश को हमेशा प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और प्रक्रिया को वो क्या बोलता है? विधि की आंतरिक नैतिकता। विधि में दो प्रकार की नैतिकताओं को वो देखता है, एक बाह्य नैतिकता, एक आंतरिक नैतिकता। और जो आइडिया ऑफ लॉ है स्टैंडर्ड के शब्दों में, उसे तो वो विधि की बाह्य नैतिकता कहता है, और जो प्रक्रिया है अधिनियमन की, उसे वो विधि की आंतरिक नैतिकता कहता है। तो यह अपेक्षा है कानून में आपसे कि आप अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। आपसे पूछा गया साक्ष्य कौन दे सकता है? एक सीधी बात, जिसे साक्ष्य देने से रोका गया उसे छोड़ के सब कोई। जिसे साक्ष्य देने से रोक दिया उसे छोड़ के हर कोई साक्ष्य दे सकता है। रोका किसे? यह सवाल पैदा होता है। तब 124 देखनी है हमें। क्या कहता है? कहता है सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। एकदम क्लियर उसने लिखा। कानून मैक्सिमम ऐसी भाषा में इनेक्ट किया जाता है जो सबके समझ में आती हो, लेकिन सबकी समझ में आए इसके लिए कानून को ऐसे आसान नहीं किया जाएगा कि वो अशुद्ध हो जाए। यानी शुद्धता की कीमत पर कानून को बोधगम्य नहीं बनाया जाएगा, लेकिन शुद्ध अगर वो रहता है तो कानून को बोधगम्य या सुगम या समझने लायक बनाने की कोशिश होती है। जैसे ट्रायल तेजी से चलेगा, इन्वेस्टिगेशन तेजी से कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए शुद्धता, इससे समझौता ये नहीं किया जाएगा।
शुद्धता की कीमत पर विचारण तेजी से नहीं चलेगा। अगर ट्रायल की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए तारीख पर तारीख देना जरूरी है, तो किसी दामिनी पिक्चर में सन्नी देओल के मुंह से कहलवा दिया गया कि तारीख पर तारीख ये अदालतों में मिलती है, तो तारीख पर तारीख न मिले ये प्रयास करते हुए सिर्फ जल्दी डिसाइड नहीं कर दिया जाएगा। विचारण स्वयं में शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो आपका वो चीज यहां रहेगी। कानून को सुगम बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके लिए प्योरिटी से समझौता ये नहीं होगा। तो सबसे पहली लाइन लिखी, क्योंकि यहां ये लिखा जा सकता है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। नो वन इज डिसअलाउड टू बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, तो कहता सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से, तो कुछ तो अपने आप, ठीक है, कारण बताए हैं जिन कारणों की वजह से कोई व्यक्ति अक्षम साक्षी हो सकता है। कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार का कोई अन्य कारण। कोमल वयस ये मानसिक क्षमता से संबंधित बात है। ठीक है, शरीर के या मन के रोग मानसिक क्षमता से संबंधित बात है। अति वार्धक्य शरीर, ठीक है, मानसिक क्षमता, यानी ऐसा कोई कारण जो किसी व्यक्ति में है और जिसकी वजह से वो साक्ष्य देने के लिए अक्षम माना गया। जैसे कोई व्यक्ति, न्यायालय को पता है कि ये दुश्मनी मानता है, ठीक है, उन व्यक्तियों से इतनी ज्यादा कि इससे जो प्रश्न किए जाएंगे उनके ये सही उत्तर देने से निवारित रहेगा। ठीक है, तो वो भी अनकॉम्पिटेंट विटनेस है। किसकी नजर में? 124 की नजर में। ठीक है ना, ये बड़ी नई एस्पेक्ट है, ये नया सा विचार है। लोग मानेंगे भी नहीं, लेकिन आप जैसे आप किसी के सामने कहोगे, ठीक है, तो लोग इसे मानने से इनकार करेंगे। लेकिन जो बेयर सेक्शन कह रहा है वो क्या कहता है कि जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या समझने से या उन प्रश्नों के युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित हैं। इनमें से एक कमी भी है, या शब्द आ गया ना, क्योंकि कंजंक्शन और नहीं है, डिसजंक्शन है, या शब्द का इस्तेमाल हो गया, यानी दोनों में से एक भी कमी आ गई। आपकी शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, आपकी मानसिक क्षमता या तो प्रश्नों को समझने की ही नहीं है, जो प्रश्नों को समझने की नहीं तो सही उत्तर कहां से दोगे, और या फिर आपकी मानसिक क्षमता शरीर को, सॉरी, आपकी मानसिक क्षमता प्रश्नों को समझने की है, ठीक है, लेकिन उनका सही उत्तर देने की आपकी मानसिक क्षमता किसी भी कारण से नहीं है। ठीक है, सही उत्तर आप अपनी मानसिक अक्षमता के कारण नहीं दे पा रहे, यह सही उत्तर आप अपनी मन की किसी दोष या जो आपके मन में एक व्यक्ति विशेष के प्रति क्षोभ, रोष, ये सारी चीजें हैं, उनके कारण आप दे नहीं रहे या नहीं देंगे। और ऐसा विचार किसका है? न्यायालय का। क्योंकि न्यायालय ये कोई देवतुल्य संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायालय दोनों पक्षों के मुकाबले निष्पक्ष होगा, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। और आखिर कहीं तो विश्वास करना ही होगा भाई, सब पर अविश्वास करके तो काम नहीं चलेगा, कहीं तो विश्वास करना ही होगा। तो इसलिए कानून में किस पर विश्वास करते हैं? न्यायालय पर। कहते हैं जब तक कि न्यायालय का यह विचार था, यानी अल्टीमेटली हु विल डिसाइड,
कि कोमल वयस, अति वार्धक्य यानी बहुत ज्यादा बुढ़ापा, ये शरीर के या मन के रोग या ऐसे ही किसी अन्य कारण से कोई व्यक्ति अपने से किए गए प्रश्नों को समझने या उनके सही उत्तर देने से निवारित है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय। न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए और इस बात का सबूत आना चाहिए कि न्यायालय ने जांच की थी। इसीलिए कचहरी में जब बाल साक्षी प्रस्तुत होता है तो जो पीठासीन अधिकारी है वो उसकी ठीक है प्रश्न समझने की और उसके उत्तर देने की क्षमता का परीक्षण यह करता है पहले। फिर एक सवाल आपसे प्री में और होता है कि क्या बाल साक्षी इसे शपथ दिलाई जा सकती है? ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि साक्षी को सच कहने के लिए न्यायालय में दो तरीकों से उत्प्रेरित किया जाता है और दो ही तरीके इनफैक्ट किसी भी व्यक्ति को सच बोलने के लिए ठीक है मजबूर कर सकते हैं। एक, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर सच बता दे और दूसरा, उससे सच निकलवा लिया जाए प्रश्नों के माध्यम से। दोनों तरीके न्यायालय में इस्तेमाल होते हैं। उसे शपथ भी दिलाई जाती है ताकि उसकी अंतरात्मा को जगाया जाए कि वो सच बताए और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन यानी परीक्षा ये भी होता है, यानी उससे सच उगलवाने की कोशिश ये भी होती है। दोनों बातें होती हैं। अब सवाल यह है कि एक बच्चा या एक बूढ़ा, ये शरीर के या मन के रोगों से ग्रसित व्यक्ति प्रश्नों को या ऐसे ही किसी प्रश्न, ऐसे ही किसी कारण से व्यक्ति की मानसिक क्षमता यदि प्रश्नों के घेरे में है, ठीक है, तो क्या उसे शपथ दिलाई जा सकती है? और मोस्टली ये जो सवाल पैदा होता है बच्चों के संबंध में पैदा होता है। तो शुरुआती मामलों में यह कहा गया कि बच्चा अगर शपथ का अर्थ समझता है तो उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए और बच्चा अगर शपथ का अर्थ नहीं समझता तो उसे शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए। लेकिन अगर उसे शपथ नहीं दिलाई गई है तो उसका साक्ष्य अग्राह्य है, यह कहा गया बिल्कुल शुरुआती मामलों में। ठीक है, शपथ का अर्थ समझता है या नहीं ये तो पूछा जा सकता है कि बेटा सच, ठीक है, कसम खाकर सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, तो बता देगा वो। अगर कहता है झूठ बोलना चाहिए इसका मतलब शपथ का अर्थ नहीं समझता है। लेकिन लेटर जो डिसीजन आए हैं उनमें यह कहा गया कि ना तो 124 में 124 में यह नहीं कहा गया है और जो इंडियन ओथ एक्ट है जिसके अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है साक्षियों को, उन दोनों में कहीं यह नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति शपथ का अर्थ नहीं समझता या जो शपथ का महत्व नहीं समझता वो साक्षी नहीं हो सकता। यह नहीं लिखा है। साक्षी होना या न होना किस बात पर निर्भर है कि वो प्रश्न समझता है या नहीं, सही उत्तर देने से निवारित तो नहीं है। साक्षी होना या न होना इस प्रश्न पर निर्भर करता है। इससे कोई मतलब नहीं वो शपथ का अर्थ समझता है या नहीं समझता है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो आज की पोजीशन यह है कि अगर कोई बच्चा बाल साक्षी है और वो शपथ का अर्थ नहीं भी समझता है तो उसे बिना शपथ दिलाए भी उसका जो साक्ष्य आएगा वो साक्ष्य स्वीकृत होगा, ग्राह्य होगा। ठीक है ना। और कहता है स्पष्टीकरण कोई, अब स्पष्टीकरण धारा में ठीक है आपको दिखना चाहिए, यानी स्पष्टीकरण अगर न भी हो तो भी स्पष्टीकरण में जो लिखा है वो धारा के आधार पर कहा जा सकता हो, तब ये कहा जाएगा कि स्पष्टीकरण आपको समझ में आए। कहता है कोई विकृत चित्त व्यक्ति साक्ष्य देने के अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपनी चित्त विकृति के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित न हो। इसका मतलब पागल भी सक्षम साक्षी है।
और ये ऊपर भी लिखा है सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी हैं। अगर वो इस मानसिक क्षमता से युक्त हैं कि उनसे जो प्रश्न किया जा रहा है उसे वो समझ लें, ठीक है, या उनकी मानसिक क्षमता ऐसी ना हो कि वो सही उत्तर देंगे ही नहीं, ठीक है ना। अगर ये स्थितियां हैं तब तो वो अक्षम साक्षी, अन्यथा वे सक्षम साक्षी। तो सीधी बात है, अगर विकृत चित्त व्यक्ति है, लेकिन इस सीमा तक विकृत चित्त नहीं है कि वो स्वयं से किए गए प्रश्नों को ही ना समझ पाए या उनके सही उत्तर देने से निवारित रहे, तो सक्षम साक्षी है। पागल होने से क्या फर्क पड़ता है? पागल तो बहुत बार लोग होते हैं, लेकिन पागल होने के साथ वे चीजों को समझने की क्षमता रखते हैं। तो अगर ये चीज है व्यक्ति में, तो वो सक्षम साक्षी क्यों नहीं होगा? तो सक्षम साक्षी को, ठीक है, ये विधायिका ने स्वयं तय कर दिया, और जो कसौटी विधायिका ने दी है वो कसौटी सक्षम साक्षी के लिए यह है कि जो व्यक्ति साक्षी होना चाहता है वो अपने से किए गए प्रश्नों को समझता हो और उनके सही उत्तर देता हो। अगर ये लगता है कि प्रश्नों को तो समझता है लेकिन सही उत्तर नहीं देगा, तो भी वो सक्षम साक्षी नहीं है। और ये सही उत्तर नहीं देगा, ये बात चाहे किसी भी कारण से न्यायालय के विचार में पैदा हो रही हो, कारण अतिवार्धक्य आदि ही हो, जरूरी नहीं कोई कारण हो, क्योंकि लिखा या ऐसे ही किसी अन्य कारण से, ऐसे ही कोई कारण जो उसकी मानसिक क्षमता को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। अतिवार्धक्य क्या प्रभावित कर रहा है? उसकी मानसिक क्षमता। कोमल वयस क्या प्रभावित कर रही है? उसकी मानसिक क्षमता, ठीक है ना। ये सारी चीजें उसकी मानसिक क्षमता को प्रभावित कर रही है। या कोई ऐसा कारण है जो कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग इनसे पैदा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो उसकी मानसिक क्षमता को इस सीमा तक प्रभावित कर रहा है कि उसके कारण से वो सही उत्तर नहीं देगा, भले ही प्रश्न समझ ले या प्रश्न ही नहीं समझ पाएगा। दोनों में से कोई बात हो, वो अक्षम साक्षी है। और ये विचार कौन बनाएगा? न्यायालय। न्यायालय का ये विचार होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 124। शेष बात हम लोग कल करेंगे, एविडेंस पे देखेंगे।